पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा राममय नजर आई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह बीजेपी विधायकों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। उनके पहनावे में भी इसकी झलक मिली। लगभग सभी बीजेपी विधायक अपने गले में राम नाम का पटका और राम नाम का गमछा पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर भी जय श्री राम के नारे लगे। बीजेपी विधायकों का कहना था कि राम मंदिर से जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं और वे लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इस रंग में रखे। राम नाम की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है। पूरी दुनिया, आप देखिए, दुनिया के तमाम देशों से तस्वीरें आ रही हैं। भगवान राम का वहाँ भजन हो रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में भी, और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये सपना साकार हुआ है। तो हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो भगवान राम की भक्ति में डूबे। राजस्थान के कोटा में एक वकील को अपनी महिला सहयोगी पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। बीजू कोर्ट परिसर का है, जहां कुछ वकील आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। हालांकि पिटने वाला शख्स एक है और उस पर हमला बोलने वाले कई हैं। इनमें एक महिला वकील भी है। बताया जा रहा है कि एक वकील ने महिला वकील के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिससे नाराज महिला और उनके कुछ साथी वकीलों ने उस वकील पर अपना गुस्सा निकाला। हालांकि बीच बचाव के बाद मामला शांत हो गया। दोनों पक्षों में से किसी ने इसे लेकर कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई, लेकिन इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना न सिर्फ सरहद की हिफाजत करती है, बल्कि वहां के लोगों के मुश्किल वक्त में मदद के लिए भी हर पल तैयार रहती है। ऐसी ही एक तस्वीर कुपवाड़ा से आई है, जहां जुमागुंड गांव पहुंचकर सेना ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। आप देख सकते हैं कि एक बर्फीला इलाका है, जहां पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में सेना के जवान वहां अंधेरी रात की परवाह किए बिना पहुंचे और महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। मौसम बरसात का नहीं है, लेकिन तस्वीर बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की हैं, जहां अंडरपास में एक कार फंस गई। वैसे गलती तो कार चालक की भी थी। देखा तो होगा ही कि अंडरपास में पानी जमा है, फिर भी गाड़ी उतार दी पानी में। फिर वही हुआ जो होना था, कार फंस गई पानी में। देखने वालों की भीड़ लग गई। एक आदमी के बस की तो बात थी नहीं इसे निकालना, सो और लोग मदद को आए। फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी बाहर निकाली गई। राजस्थान के चूरू में हुई एक शादी खूब सुर्खियां बटोर रही है। चर्चा इसलिए है कि दूल्हा IPS है और दुल्हन IAS, और रस्म के नाम पर दूल्हे वालों ने बेटी के पिता से लिए हैं सिर्फ 1 रुपया और नारियल। लेकिन शादी धूमधाम से हुई और दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। खसौली गांव के IPS दूल्हा देवेंद्र रोयल और भरतपुर की IAS दुल्हन अपराजिता की जोड़ी को देखने मानो पूरा भरतपुरा पहुंचा। जम्मू कश्मीर के द्रास में विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई। इसे जश्न फतेह के नाम से भी जाना जाता है। द्रास को दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह मानी जाती है, जहां लोग रहते हैं। ऐसे में यहाँ बर्फ की सतह पर इस तरह के खेल का आयोजन रोमांचक होता है। द्रास विंटर कार्निवल को हर साल दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान में जीवन का जश्न की थीम के तहत सेना और स्थानीय लोगों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें खेल और वहाँ की संस्कृति का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। ये रोमांचक उत्सव 6 फरवरी तक चलेगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइलेंट किलर यानी कि सर्विकल कैंसर से जुड़ी है। सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों को मुफ्त HPV वैक्सीन देने जा रही है। ये वैक्सीन सर्विकल कैंसर के खिलाफ देश की करोड़ों लड़कियों के लिए रक्षा कवच साबित होगी। उस बीमारी से बचाएगी जो अब देश में महामारी बन चुकी है। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे भी सर्विकल कैंसर से जिंदगी की जंग हार गई। बेहद कम उम्र में हुई पूनम की मौत से लोग सदमे में हैं। असल में महिलाओं के मामले में यह खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए सर्विकल कैंसर के बारे में जानना समझना जरूरी है और हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। पूनम पांडे सोशल मीडिया पर जिनकी धूम रही, जिनकी मौत की खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो एक बार की किसी को यकीन नहीं हुआ। सिर्फ 32 साल की उम्र में पूनम दुनिया छोड़ गई। वो अरसे से सर्विकल कैंसर से जूझ रही थी। आखिरकार कैंसर से जंग हार गई।
इतनी कम उम्र में एक्ट्रेस और मॉडल की मौत से फैंस सदमे में हैं। लेकिन इसके साथ ही उस सर्विकल कैंसर की तरफ लोगों का ध्यान गया है जो भारत में महामारी की तरह बढ़ रहा है। इस साइलेंट किलर की वजह से हर साल देश में हजारों महिलाओं की मौत हो रही है। एक दिन पहले ही वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में सर्विकल कैंसर का जिक्र किया। 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की। Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. यकीनन ये सही समय पर सरकार का सही फैसला है। जानलेवा सर्विकल कैंसर को दूर रखने में वैक्सीन बेहद कारगर है और इसीलिए कम उम्र के बच्चियों के लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही सर्विकल कैंसर के मामले में जागरूकता जरूरी है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले समझ लीजिए कि सर्विकल कैंसर का संकट हमारे देश में कितना बड़ा है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1.25 लाख सर्विकल कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। इसमें करीब 77,000 महिलाएं जान गंवा देती हैं, यानी हर रोज करीब 211 महिलाएं सर्विकल कैंसर से जान गंवाती हैं। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सर्विकल कैंसर के 21% मामले भारत में हैं और सर्विकल कैंसर के मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्विकल कैंसर देश में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। सर्विकल कैंसर से जुड़े ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन चिंता की दूसरी वजह भी है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 2/3 महिलाओं को पता ही नहीं कि सर्विकल कैंसर होता क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है और अगर हो जाए तो इसका इलाज क्या है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में सर्विकल कैंसर की जांच महज 1% महिलाएं कराती हैं, जबकि WHO के मुताबिक कम से कम 70% महिलाओं की सर्विकल कैंसर की जांच होनी चाहिए। सीधी बात यह है कि इस बीमारी की समझ नहीं होने से ही मौत का आंकड़ा बढ़ जाता है। सर्विकल कैंसर यूट्रस यानी बच्चेदानी के निचले हिस्से में होता है। ये कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, जो शारीरिक संबंध बनाने से महिलाओं में ट्रांसफर होता है। बिना कोई लक्षण प्रकट किए ये वायरस बढ़ता जाता है और कैंसर का रूप ले लेता है। अच्छी बात यह है कि सर्विकल कैंसर का शुरुआती स्टेज में टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है और ये सर्जरी के बाद पूरी तरह ठीक हो सकता है। जहाँ तक बचाव की बात है, उसके लिए HVP वैक्सीन है। अब तो स्वदेशी HVP वैक्सीन सर्वावेक भी आ चुकी है, जो प्रभावशाली है और 9 साल की बच्चियों से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को दी जा सकती है। यानी रक्षा कवच मौजूद है, बस इस कैंसर को लेकर गंभीरता जरूरी है। ध्यान रहे कि 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को सर्विकल कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा है। सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का जो ऐलान किया है, उससे सर्विकल कैंसर से लड़ाई में जीत सुनिश्चित हो सकती है, बशर्ते हम सावधान रहें। सर्विकल कैंसर के मामले में सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण सबसे कारगर उपाय है। इसके अलावा साफ सफाई, रिलेशन बनाते समय प्रोटेक्शन और लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखकर इससे बचा जा सकता है। कमजोर इम्यूनिटी से भी इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। सर्विकल कैंसर के क्या लक्षण हैं और इससे बचने के क्या उपाय हैं, बता रहे हैं डॉक्टर गौतम हंसाली। अगर इसके सिम्टम की बात की जाए तो आपको मालूम पड़ता है कि ब्लीडिंग काफी ज्यादा होने लग जाती है, हैवी ब्लीडिंग होती है। स्पेशली जो लेट टीन एज के लोग होते हैं, नॉट मतलब 30 साल के बाद के जो उम्र के लोग होते हैं, लेडीज होती है, उनके अंदर ये होने के चांसेस होते हैं और कितने भी साल के 70-80 साल के लेडीज में भी हो सकता है। सो लेट टीन एज से लेकर के बाकी उम्र के लेडीज में होता है, जिसमें हैवी ब्लीडिंग एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बाद में हो सकती है, मेनोपॉज के बाद में भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ऐसे टाइम में थोड़ा चेकअप करके उसका ध्यान रखा जा सकता है। जब आपकी हैवी ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, हैवी वेजिनल ब्लीडिंग होती है, तो रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए। वो उसमें पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, HPV किट चेक करते हैं और उससे पता लगता है कि सर्विकल कैंसर है कि नहीं है। तो पेप स्मीयर टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके। सो इसके लिए रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए। जिनको भी हैवी वेजिनल ब्लीडिंग होती है उन लोगों को
पेप स्मीयर टेस्ट रेगुलर होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो टेस्ट होता है, किट होता है, वो चेकअप रेगुलर होता है। प्लस जब आप चेक करते हो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। अगर वो लेट स्टेज में होता है या एडवांस स्टेज में होता है तो ट्रीटमेंट के ऑप्शन थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। बट अगर टाइमली डिटेक्ट होता है तो उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। जब बहुत लंबा समय गुजर जाता है, उनको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है, तो उसके काफी समय बाद जब डॉक्टर के पास आते हैं तब तक डिजीज एडवांस स्टेज में चली जाती है। सो महिलाओं को रेगुलर गायनेक चेकअप करना चाहिए। पेप टेस्ट जो होता है बहुत आसानी से होता है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाया जाए जिसके थ्रू ये पता लग सकता है। और सबसे बड़ा काम है इससे, इस बीमारी से प्रिवेंट किया जा सकता है। और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन ऑलरेडी हमारी कंट्री में वर्ल्ड वाइड सब जगह पे अवेलेबल है। कांग्रेस पर जमकर बरसी हैं ममता बनर्जी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस से ममता बनर्जी की दूरी खुलकर सामने आ गई। उन्होंने बंगाल से कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस को अहंकारी बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए यहाँ तक कहा कि हिम्मत है तो कांग्रेस वाराणसी में बीजेपी को हरा कर दिखाए। ममता ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस तो उन जगहों पर भी हार जाती है जहाँ पहले जीतती रही है। एक के बाद एक हमला करते हुए ममता ने कांग्रेस से अपनी नाराजगी की वजह भी बताई। ममता ने कहा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी के बंगाल आने की खबर नहीं दी गई। उन्हें प्रशासन से इसकी खबर मिली। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक से इनकार कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी अपील में संशोधन करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती नहीं दी है जिसमें डीएम को रिसीवर नियुक्त करने की बात कही गई है। ऐसे में 31 जनवरी को आए जिला अदालत के नए आदेश के खिलाफ तब तक अपील नहीं की जा सकती जब तक कि पहले के आदेश को चुनौती न दी जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पीएमएलए की विशेष अदालत ने उन्हें 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और इस पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी और इस मामले में पहले हाई कोर्ट जाने को कहा। उधर हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता विजय ने राजनीति में कदम रखने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उनकी पार्टी का नाम होगा तमिझागा वेत्री कणगम यानी टीवीके। विजय ने साफ किया है कि उनकी पार्टी इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी और न ही किसी पार्टी का समर्थन करेगी। वहीं उनके राजनीति में कदम रखने की खबर से उनके फैंस में उत्साह है। राज्य के अलग अलग शहरों में उनके प्रशंसक ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते और मिठाइयां बांटते नजर आए। अयोध्या राम मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अयोध्या तक सीधे बस सर्विस शुरू कर दी है। शुरुआत पंचकुला से हुई, जहां से श्री राम जन्मभूमि के लिए बस को रवाना किया गया। पंचकुला से अयोध्या तक का 1300 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धावे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में गजब का दंगल हो रहा है। केजरीवाल की पार्टी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सड़क पर है, तो बीजेपी शराब घोटाले को लेकर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मेयर चुनाव में धांधली हुई है। बीजेपी भड़की हुई है क्योंकि 5वें समन के बावजूद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं गए। शराब घोटाले में केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसेगा या नहीं, ये लाख टके का सवाल है। फिलहाल चुनावी माहौल में जबरदस्त घमासान है। अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना विरोध। अपने अपने एजेंडे के साथ आप और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। खूबी ये कि दिल्ली में एक ही सड़क पर दोनों पार्टियों के दफ्तर हैं। दंगल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
आपको तस्वीरों में नजर आएगा कि यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ रोक लिया गया है। और मैंने जैसा कि पहले आपको तस्वीरों में दिखाया था कि 3 लेयर में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पहली लेयर में यहाँ पे महिला जवान है, दूसरी लेयर में दिल्ली पुलिस के जवान है और तीसरे लेयर में भी दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से तनातनी शुरू हो गई है नेहा, और तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दंगल क्यों हुआ इसे समझिए। ईडी ने 5वीं बार बुलाया, केजरीवाल को नहीं जाना था, नहीं गए, पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरे। मौका देखकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोला, शराब घोटाले को लेकर हल्ला बोला। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। इनकी किस्मत खराब थी तो दोस्तों चंडीगढ़ में ये पकड़े गए, रंगे हाथों वीडियो के ऊपर पकड़े गए, वीडियो के ऊपर। अरविंद केजरीवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज एक बार फिर से वो ईडी के सम्मन को ठुकरा दिए हैं, तो कानून को ना मानने वाला, समाज को संदेश देने वाला हमारे दिल्ली के बच्चों को क्या संदेश जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव इंडिया गठबंधन की पहली आजमाइश थी। जीत की पूरी उम्मीद थी, पर आम आदमी पार्टी को शिकस्त मिली। पार्टी का आरोप है कि गठबंधन के 20 पार्षदों में आज के पेपर को गलत तरीके से अवैध घोषित किया गया। आम आदमी पार्टी इसके लिए पीठासीन अधिकारी को घेर रही है। बीजेपी पर सीधा निशाना लगाया जा रहा है। 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, 14 वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा या आपका बनेगा? आम आदमी पार्टी के 8 बैलेट पेपरों पर 8 वोट जो बैलेट पेपर पर डलते थे, उस पे खुद ही निशान लगा के उन वोटों को खारिज कर दिया। चंडीगढ़ का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी सड़क पर इसे लेकर सियासी दंगल है। क्या हुआ, कैसे हुआ, फैसला अदालत देगी। पर पीठासीन पदाधिकारी अनिल मसीह इंडिया गठबंधन के पार्षदों पर आरोप लगा रहे हैं। अगर उनको कहीं ऑब्जेक्शन थी, मेरा उनसे सवाल है, तो वो वोट लेकर क्यों भाग रहे थे? वही मेरे से सवाल करते कि जी ये जो वोट्स हैं इनमें ये कमी पाई गई है, इसमें ये कमी पाई गई है, ये वोट में कोई इश्यू है। वोट रिजेक्ट की बात कर रहे हैं, उस पर मैं एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा। इनवैलिड वोट्स के ऊपर जो मेरे से सवाल पूछे, नाउ दिस मैटर इज सब जुडिसाइज, ये ऑलरेडी दिस मैटर इज नाउ पर्टेनिंग विद द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो इस सवाल पर मैं ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं समझूंगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव के नतीजे पर आग बबूला है, तो बीजेपी इस बात पर भड़की है कि केजरीवाल ईडी को तवज्जो नहीं दे रहे। शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। इसी मामले में केजरीवाल से भी पूछताछ होनी है। घोटाले की रकम का चुनाव में इस्तेमाल हुआ या नहीं, इस पर जवाब देना है। पर उनका सीधा कहना है कि ईडी का समन ही अवैध है। आप किस हैसियत से बुला रहे हैं? एक्यूज बना के बुला रहे हैं, गवाह के तौर पर बुला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, संयोजक के तौर पर बुला रहे हैं। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सवाल ईडी से पूछा था, 5वीं नोटिस आ गई, लेकिन वो जवाब नहीं आया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ईडी कोई ऐसी विंग है जो सवाल के परे है। वहां ईडी जाने का ऐसा नहीं कि उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको एक क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना। तो जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। नवंबर 2023 से ईडी प्रयास कर रही है कि केजरीवाल जी आकर जांच में जुड़े, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। इस बार उन्होंने एक बहुत ही अजीब बहाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि समन अवैध है। केजरीवाल जी, अगर आपको लगता है कि समन अवैध है, तो फिर आप देश की कचहरियों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? देश का कानून एक सामान्य व्यक्ति हो या दिल्ली का मुख्यमंत्री, दोनों पर समानतः लागू होता है, और इसलिए ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तय करना कि समन लीगल है या इल्लीगल है। ईडी के समन पर दिल्ली में सियासत भरपूर है।
झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या केजरीवाल भी जेल जाएंगे? केजरीवाल को भेजा गया 5वां समन बता रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के फिलहाल आसार नहीं। हाँ, समन के आधार पर बीजेपी हमला कर रही है। शायद इसी तरह आम चुनाव से पहले केजरीवाल को घेरने की रणनीति है। पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 440 अंक चढ़कर 72,086 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। निफ्टी 156 अंक चढ़कर 21,854 पर बंद हुआ। इस दौरान आईटी, कोल और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना की कीमत में उछाल दर्ज किया गया। सोना 200 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 63,650 रुपए हो गई। सोने के साथ साथ चांदी भी महंगी हो गई। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 76,500 रुपए है। आरबीआई की ओर से पेटीएम पर की गई कार्रवाई का असर अब कंपनी के शेयरों पर भी दिख रहा है। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में पेटीएम के शेयरों में गिरावट रही। शुक्रवार को भी कंपनी के शेयर 20% टूटे। पिछले 2 दिनों में कंपनी के कुल शेयरों में करीब 40% गिरावट हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कंपनी को करीब 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी से रोक लगाने का आदेश जारी किया था। दिल्ली में 3 फरवरी तक चलने वाली भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का प्रधानमंत्री मोदी ने निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर व्हीकल्स की जानकारी भी ली। ये देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो है, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के 600 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल हुए हैं। इसमें दुनिया भर की कार कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स को पेश कर रही हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। राजस्थान के कोटा में दूर दूर से बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं। यहाँ के कोचिंग संस्थानों को सफलता की गारंटी माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों कई ऐसी खबरें आई जिन्होंने डराया भी और समझाया भी कि सफल बच्चों से इतर जो हजारों बच्चे असफल रह जाते हैं उन पर क्या बीतती है। ऐसे में बच्चों को मानसिक संबल देने के लिए वहां के जिला कलेक्टर ने एक अनोखी पहल की है। छात्रों के साथ सप्ताह में एक दिन कुछ घंटे बिताने का फैसला लिया है। ये सिर्फ एक फिल्मी नगमे के बोल नहीं, दिलों को जोड़ने का जरिया भी है। किसी अनजान से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की पहल भी है। वो भावनात्मक रिश्ता जिसे कोटा के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी यहाँ के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाली इन छात्राओं से जोड़ गए। तिरंगे के रंग का केक और बच्चों के संग गुनगुनाते जिला कलेक्टर। तस्वीरें सुकून देती हैं। बीते दिनों जिस तरह की खबरें कोटा के कोचिंग संस्थानों से आती रही हैं, ऐसे में छोटे छोटे शहरों से निकलकर वहां पढ़ने गए बच्चों को मानसिक संबल की जरूरत है। देखिए, समस्याएं नहीं थी, उनको बेसिकली एंजाइटी भी रहती है। बच्चों को जो एग्ज़ाम होता है उसमें तैयारी से संबंधित गाइडेंस की भी ज़रूरत रहती है और हॉस्टल संचालक किस तरह से बच्चियों को रख रहे हैं, ये भी हमारा देखने का एक उद्देश्य रहता है। तो मैं गया और उसके अनुसार जो भी हमें लगता है, फीडबैक जो मिलता है, उस पर हम हमारे हिसाब से भविष्य में क्या कार्रवाई की जानी है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। देखो, रिवीजन के 2-3 तरीके हैं, आप उसको कितना कैसे लेते हो। बच्चों के मनोभाव को समझने और उन्हें समझाने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र ने कामयाब कोटा नाम से ये अनोखी पहल शुरू की है। वो हर शुक्रवार को शहर के किसी न किसी हॉस्टल में जाते हैं, छात्रों के साथ डिनर करते हैं, हंसी मजाक, घर परिवार की बातें करते हैं, ताकि बच्चे हल्का महसूस करें, उनसे अपने आप को जोड़ सकें। बीते शुक्रवार को भी उन्होंने कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ डिनर किया। विद्यार्थी जीवन के अपने अनुभव बांटे और हंसी ठहाकों के बीच गहरी सीख और गुरु मंत्र भी दे डाले। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको लेके सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेके कार्य किया जाएगा। जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है और जो भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है उसमें बाकायदा हमारी तरफ से सारा रीज़न का सर्टेन किया जाता है। तो
हम निश्चित तौर पे इस जो भी घटनाएं हो रही है इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र मानते हैं कि किसी भी परीक्षा में सफलता या असफलता जिंदगी की अंतिम सीढ़ी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ कहकर समझाई नहीं जा सकती। इसलिए इस बात को बच्चों के मन में उतारने के लिए उन्होंने ये अनोखी पहल शुरू की है। उनकी ये कोशिश लोगों का दिल छू रही है। चेतन गुर्जर, कोटा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी छात्रों से जुड़ी दिल्ली हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। हर साल आईआईटी और कोचिंग सिटी कोटा से स्टूडेंट्स के सुसाइड केस सामने आते रहते हैं। छात्रों पर पढ़ाई का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कुछ लोग इस दबाव में अपनी जान तक दे बैठते हैं। एक ऐसे ही मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने संस्थानों को बड़ी नसीहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी आईआईटी अपने छात्रों को ये समझाने की कोशिश करें कि परीक्षा में अच्छे नंबर लाना ही जीवन में सबसे जरूरी चीज नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि छात्र बेहतर प्रदर्शन करने के दबाव में आए बगैर भी अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली आईआईटी के 2 छात्रों के सुसाइड मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि संस्थानों को युवाओं में शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर चेतना जगानी चाहिए। इससे उन्हें अपने छात्र जीवन में हर चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास मिलेगा। कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा कि छात्रों के लिए अच्छे नंबर लाना और बेस्ट परफॉर्मेंस देना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उनके जीवन में सबसे जरूरी चीज नहीं है। दरअसल आईआईटी दिल्ली के एससी कैटेगरी के 2 छात्रों ने पिछले साल सुसाइड किया था। इसके बाद छात्रों के माता पिता ने संस्थान की फैकल्टी पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए थे और एफआईआर दर्ज करवाई थी। पीड़ित परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से मामले की निष्पक्ष जांच के लिए आदेश देने की मांग की थी। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद कहा कि संस्थान में जातिगत भेदभाव के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि जान देने वाले छात्र कई विषयों में फेल हो रहे थे और उन पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव था। ऐसे में जस्टिस भटनागर ने कहा, छात्रों के माता पिता ने जो आरोप लगाए हैं उनकी पुष्टि नहीं हो सकी, इसलिए जातिगत भेदभाव के मामले में किसी भी प्रकार की जांच के लिए आदेश नहीं दिए जा सकते। लेकिन बेहतर प्रदर्शन यानी कि अच्छे नंबर लाने के दबाव की बात समझते हुए जस्टिस भटनागर ने कहा कि छात्रों के लिए जीवन में अच्छे मार्क्स लाना ही सबसे जरूरी चीज नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी पर हमने दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। कितना अहम है आज के समय में पढ़ाई पे फोकस करना बजाय नंबरों पे फोकस करना? मैम, आजकल का जो सीन है, आज हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। एक छोटा सा मैं एक पंक्ति बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं कवि और लेखक हूं, कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, फल की चिंता, जो आप नंबर की बात कर रही हैं, कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम, और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम, जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। तो हमारे जो गार्जियंस हैं, जो हमारे, क्योंकि मैं भी एक गार्जियंस हूँ, हमारे जो भी गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों को अपना लक्ष्य मत थोपें कि तुम्हें इतना नंबर लेकर के आना है। बस वो ये वाच करें कि हमारे बच्चे कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे कहीं गलत कोई ऐसा काम तो नहीं शुरू कर दिए हैं। ये सब सारी चीजें वाच करें। बाकी हाँ, थोड़ा ये वाच करें कि वो कितना पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब ये वाच करें, उनको प्रेशर मत दें। आजकल जो है पेरेंट्स का क्या हो गया है ना, कि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि देखो उनका बच्चा ऐसे आईआईटी कर रहा है तो तुम भी आईआईटी ही करो, उनका बच्चा आईआईटी में निकाला है तो तुमको आईआईटी निकालना है, ये आईआईएम कर रहा है तो तुमको आईआईएम करना है, और वो एमबीबीएस कर रहा है तो तुमको देखो एमबीबीएस ही करना है, या फिर तुमको यूपीएससी ही निकालना है। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का कि तुमको ऐसा ही कुछ करना है या गवर्नमेंट जॉब भी करना है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक मतलब ओल्ड स्कूल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे फैमिली वालों ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि बेटा तुम यही करो या वो ही करो। मेरे जितने भी नंबर आए, एवरेज मार्क्स आते थे मेरे, या कभी कभार ज्यादा भी आ जाते थे, तो मेरे फैमिली वालों ने कभी भी प्रेशर नहीं डाला कि तुम भाई डॉक्टर ही बनो या तुमको यूपीएससी ही निकालना है या तुमको आईआईटी ही में जाना है, ऐसा कुछ नहीं। तो पेरेंट्स को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, एजुकेशन बहुत जरूरी है सबके लाइफ में, भाई सबको एजुकेटेड होना चाहिए, सबको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, पर सबको ही उतना कैपेबिलिटी नहीं होता है सब किसी के अंदर कि सबको ही
नहीं हर कोई जो है IIT कर ले, हर कोई IIM कर ले या MBBS कर ले, सबका इंटरेस्ट का जो सेक्शन होता है वो अलग होता है। बच्चे को प्रेशर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेशर का ऐसा है ना कि आप चाहे जितना बड़ा उद्योगपति देख लो, चाहे क्रिकेटर देख लो, चाहे कोई बहुत ही आप अच्छा हीरो देख लो, या बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन देख लो, या कोई बहुत मतलब मैजिक, कोई अच्छा मैजिक करता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब उसको अच्छे नंबर ही आना हो। और कई बार क्या होता है कि अभी जस्ट मूवी आई है 12 फेल, उसमें एक बंदा IAS बन जाता है बाद में, तो क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10th और 12 में बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, 1 2 3 4 6 तक बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो ये नंबर का कोई गेम नहीं है, गेम ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, बच्चा करना क्या चाहता है। और न्यूज पथ पर आगे, पब्लिक होर्डिंग पर IIT में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। देश में सरकार की तरफ से खेल को मिल रहे बढ़ावे के बीच IIT मद्रास ने एक बड़ी पहल की है। IIT मद्रास स्पोर्ट्स कोटा के तहत दाखिला देने वाला देश का पहला IIT बन गया है। IIT मद्रास में एकेडमिक सेशन 2024-25 से सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में स्पोर्ट्स कोटा के तहत 2-2 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वर्तमान में देश के किसी भी IIT में स्पोर्ट्स कोटा के तहत दाखिला नहीं होता है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई बड़े संस्थानों में इसे शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक SEA यानी कि स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन के तहत भारतीय छात्रों को अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। IIT मद्रास के डायरेक्टर ने बताया कि स्पोर्ट्स कोटा शामिल करने का मकसद उन छात्रों को सम्मान देना है जिन्होंने अपने पसंदीदा खेल में अच्छा प्रदर्शन किया, साथ ही स्पोर्ट्स के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित करना भी है। हर कोर्स में स्पोर्ट्स कोटा के लिए तय 2 सीटों में से एक सीट लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगी, जबकि दूसरी सीट पर लड़का या लड़की दोनों आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को कॉमन रैंक लिस्ट या फिर JEE एडवांस में स्थान हासिल करना होगा और पिछले 4 साल में किसी भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल में कम से कम 1 मेडल जीतना जरूरी होगा। इसके अलावा उम्मीदवार को IIT में दाखिले के लिए तय योग्यता के मुताबिक 12वीं क्लास में न्यूनतम अंक लाने जरूरी होंगे। स्पोर्ट्स कोटा के तहत दाखिला पाने वाले उम्मीदवारों की अलग से स्पोर्ट्स रैंक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर ही सीट अलॉट की जाएगी। IIT में दाखिले के लिए होने वाली JEE एडवांस परीक्षा इस साल IIT मद्रास करवा रहा है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।